बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आज अडयाला जेल रावलपिंडी में कैद बानी तरीके इंसाफ, उनकी अहलिया और कोट लखपत जेल में कैद तरीके इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को तवील सजाएं सुनाई गई हैं। तो शखाना 2 केस में बानी तरीके इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को धोखाधही और बदउनवानी का मुजरिम करार दिया गया है। उन्हें 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है और 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना आयद किया गया है। यह सजाएं 3 दफात के तहत दी गई हैं। पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 34 यानी 1 से ज्यादा अफराद की शराकत से जुर्म करना, दफा 409 यानी अमानत में खयानत करना, इन 2 दफा के तहत 10 साल सजा सुनाई गई है। जबकि इंसदादे बदउनवानी एक की दफा 5(2) यानी सरकारी मुलाजमीन की मुजरिमाना बदउनवानी, इसके तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर इल्जाम था कि सन 2021 में उन्हें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया था, लेकिन उन्होंने यह सेट तोशा खाना में जमा नहीं करवाया। तफसीलात के मुताबिक बल्गारी सेट में 1 अदद ब्रेसलेट, अंगूठी, झुमके और नेकलेस भी शामिल था। सेट में शामिल अंगूठी में गुलाबी रंग का हीरा जड़ा हुआ था, ब्रेसलेट में भी गुलाबी हीरे और दीगर जवाहरात जड़े थे और नेकलेस में भी कीमती मोती और हीरे लगे हुए थे। इन पर यह भी इल्जाम है कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट फर्म से ज्वेलरी सेट की कीमत 58 लाख रुपए लगवाई और 19 लाख रुपए अदा किए। दफ्तर खारजा और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने का जो रिकॉर्ड अदालत में जमा कराया गया, उनके मुताबिक बल्गारी सेट की असल कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा है। दिसंबर 2022 में बुशरा बीबी की एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी, जिससे मालूम होता था कि तोशा खाना से उनके घर कुछ चीजें आई थी और अकबर नामी किसी फर्द ने उनकी तस्वीर खींची थी। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी इस बात पर गुस्से का इजहार कर रही थी। जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? क्या तुम लोगों का तुक है? जी, हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों नहीं, नहीं, क्या करना है, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। सजा के तफसीली फैसले में लिखा है कि मुजरिमों ने बाहमी इरादे और मिली भगत से रियासती तहफ़ अपने पास रखे वज़ीर आज़म के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बल्गारी ज्वेलरी सेट में खयानत की, जेवरात की कम कीमत लगवाई और इंतहाई कम रकम अदा करके अपने पास रख लिए। इस खयानत से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई अवामी खिदमत गुजार थे और उन्हें रियासती जायदाद की तहवील सौंपी गई थी। बानी पीटीआई ने धोखाधही से तसर्रुफ करके खयानत की। बुशरा बीबी ने तोहफा वसूल किया, लेकिन तोशा खाना में जमा नहीं कराया। कम कीमत लगवाने के लिए दबाव डाला। तोहफा अपने पास रखना गैर कानूनी अमल था। अदालती फैसले के मुताबिक शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिमों को मुजरिम करार दिया जाता है। फैसले में यह भी लिखा है कि दोनों मुजरिमों को उम्र और जिन्स का पहलू मद्देनजर रखते हुए मुतअद्दिल सजाएं दी गई हैं। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुजरिमों का हवालात में गुजरा वक्त भी सजा में शामिल होगा। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है, जबकि हुकूमत का कहना है कि फैसला इंसाफ पर मबनी है। तहकीकात नैब ने की थी और नैब तरमीम की रोशनी में ये केस जो है वो अब तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अब सामने आ रहा है। और इसी पर अगर हम बात करें तो इस केस के अंदर तवील जो है वो समातें भी होती रही हैं और मामलात भी आगे बढ़ते रहे हैं। इसी प्रोग्राम में आप गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उसमें हमारे साथ नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हाफिज एहसान जो है वो माहिर कानून है और रियासत आज़ाद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अजहर सिद्दीक साहब से आपसे आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि अब फैसला आया है। वो सादिक और अमीन जो इमरान खान को कहा गया था आज के फैसले में उनको बददियानत भी कहा गया है। सज़ा के तफसीली फैसले में लिखा है कि वज़ीर आज़म के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बल्गारी ज्वेलरी सेट में खयानत की, खयानत से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा और शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिमों को मुजरिम करार दिया जाता है। तो अब क्या तरीका कार अपनाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे? मैं अब एक सवाल आपने एक वकील से किया है और उस वकील जिसने तोशा खाना की तमाम तफसीलात जो 1947 से लेकर है वो मंजर आम पर लेकर आए। 1947 से लेकर 1990 तक तो ना सकी, 1990 से लेकर आगे जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने उस फैसले को चैलेंज किया। जो मजेदार बात आपके सामने मैंने रखनी है कि इन्होंने बाकायदा उसको चैलेंज किया और वो आज भी लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। 2 बातें थी बड़ी वजाहत के साथ। और मैं ये नहीं कह रहा था कि इमरान खान साहब या बाकी, मैंने कहा था ये जो तोहफे तहफ़ दिए जाते हैं इसका मकसद क्या है? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी तमाम तफसीलात आनी चाहिए। वो हमारी यादाश्त कमजोर है ना,
वो अपना BMW गाड़ियां, अच्छा मैं वो फ्राई पैन की बात नहीं कर रहा जिससे इस्त्री की जाती थी, मैं वो अपना जो है ना पाइनएप्पल की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे ऐसे घड़ियां, ऐसे ऐसे नवादरात जो सारा मैंने देखा, और कौड़ियों के भाव गए हैं, कौड़ियों के भाव। मैं चैलेंज करता रहता हूं बार बार इस बात को सामने रखते हुए। अजहर सिद्दीकी साहब, आप समझते हैं कि अगर इमरान खान को आज कहा गया है कि उन्होंने खयानत की है तो बाकी तमाम लोगों ने भी खयानत की है, लेकिन सब ने की खयानत ही है? नहीं नहीं ना 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 ना, ये है ही नहीं, सवाल ही नहीं, ये नहीं है। मैं कब खयानत का मैंने कहा, खयानत का मैंने कहा? अमानत में तो खयानत है ना, आपको जो चीज दी गई है, ठीक है ना जी, आपको मिसाल के तौर पर दी है और आप उसको खुर्द बुर्द कर लें, इसमें अमानत में खयानत कौन सी है? गिफ्ट आपको दिया, आपके नाम पर दिया, तो कानून कहता है कि आप उसको ले सकते हैं। वैल्यूएशन पहले 20% थी और इमरान खान का क्रेडिट था, उसको 40% में लेकर आए। लेकिन मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं ना, 3.5 साल में जोर डाला इन्होंने, यानी कोई एवन फील्ड में घर नहीं बनाए, ना हाइड पार्क में, ना सिरे महल में, ना मोटरवे में, ना किसी और में करप्शन, एक केस नहीं है। वो तो शर्म से डूब मरना चाहिए उन लोगों के जिनके खिलाफ ये केसेस बने, और नैब कवानीन में तरमीम करके नैब लॉ को खत्म ही कर दिया। यहाँ क्या था, यहाँ पहले इलेक्शन कमिशन को लाया गया कि जनाब आपने डिक्लेयर नहीं किए, अच्छा सारे डिक्लेयर किए। अच्छा अजहर सिद्दीकी साहब, जरा इसी केस पर मैं जरा सबकी राय ले लूं, फिर इसको आगे खत्म करने लगा हूं, खत्म करने लगा हूं। अब इसमें क्या हुआ भाई, वो अपना असासे आप रख सकते थे, जो भी आप आया, और पैसे जमा करा सकते थे, वो किया, और जो भी रूल से उसके मुताबिक हुआ। और लेकिन 2023 में तरमीम की गई कि माजी में जो है ना, ये आपको असासे वहां जमा कराने हैं, उसका इतलाक माजी से कैसे हो सकता है? आर्टिकल 12 और 13 बड़ा क्लियर है। ठीक है, इसमें क्या किया, सिर्फ इमरान खान को हिट करने और रूल्स के जरिए, यानी ये नहीं है कि आपने पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाया, माजी से इतलाक करने की कोशिश की। ये मेरा ख्याल है, आप समझते हैं कि पर्सन स्पेसिफिक कानून में तब्दीली की गई और उसके मुताबिक फैसले किए गए। अब हाफिज एहसान साहब, अब ये प्रोसेस क्या है? क्या अगर कोई गिफ्ट मिलता है बतौर मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए, तो उसको पहले तोशाखाना में जमा कराना होता है और फिर एवेल्युएट कराना होता है, या अपने पास रखकर उसको एवेल्युएट कराना होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल लीगल बात करूंगा, और हमारे दोस्त जो अजहर सिद्दीक साहब हैं, जो आपने उनसे पूछा उसके मुतालिक नहीं कहेंगे कि क्या वो जो वैल्यूएशन थी, वो वैल्यूएशन जो थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक थी, या जो वैल्यूएशन थी वो जिस शख्स ने की, एक प्राइवेट इस्लामाबाद का बंदा था, वो लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली अथॉराइज था, या ये कि अगर आपने उसको लेना है तो आपने उसको डिपॉजिट करवाना है, उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन होगी, जो 2018 के रूल्स हैं, उसके बाद आप है। तो क्या सिर्फ अगर लेने वाली बात ठीक है, तो फिर ये अगर इन्होंने ले लिया तो फिर दूसरों के मुतालिक बात करने की क्या जरूरत है कि जिन्होंने कौड़ियों के भाव लिए थे? फिर छोड़े ना इस चीज के अंदर, फिर आप मोरालिटी पे जाएं या ना लॉ पे जाएंगी। आपने बात करते हैं बार बार ये है कि जी हम जो है, हम एक ऐसे रूल ऑफ लॉ या गवर्नेंस, या हमारा ये एक मोटो है, हम उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन अगर आप वहां पे बैठ के ऊपर जो है, आपकी नोज के नीचे जो है, अगर तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, इस जब ये आया था, इसको डिपॉजिट करवाना चाहिए था, नहीं करवाया गया। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने लेटर लिखा, गलत लिखा, डिपॉजिट नहीं था। उसके बाद एक आम आदमी जो है, उसको क्या पता इस्लामाबाद का एक जो ज्वेलर है कि ये जो बल्गेरी इटालियन कंपनी है, इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, और वो ये कहता है कि जी ये चीज जो है ये 59 लाख रुपए की है, और उसको कस्टम इंस्पेक्टर जो है, अप्रेजर कहता है कि जी हाँ हाँ बिल्कुल ये 59 लाख की है, और इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर अगर 29 लाख रुपया देते हैं तो बात बिल्कुल मुनासिब है। अब ये कि अगर तो वो वैल्यूएशन जो थी वो इंटरनेशनल चली जाती और वहां पे आती और कहते जी नहीं जी नहीं, बिल्कुल वैल्यूएशन जो है वो उस दौर के अंदर तकरीबन 3,80,000 यूरो थी, जो 7.25 करोड़ बनते हैं, तो 6 करोड़, 6.5 करोड़, 5 करोड़, 5.5 करोड़ पे होता तो बात को जस्टिफाई किया जा सकता था कि देखें जी हमने तो बाहर के ममालिक से करवाया और हमने उसके बाद उसकी जो वैल्यूएशन करवाई है उसका हमने हाफ जो है वो पे कर दिया। अब 108 गिफ्ट आपके पास आए हैं, 58 से ज्यादा जो है 50 से ज्यादा आपने उसके अंदर लिए हैं, और मोडस ऑपरेंडी उसके अंदर वही है। इन्हें नहीं पता कि अगर उनके दौर के अंदर ये सारा कुछ गलत हो रहा था, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कस्टम अप्रेजर या कस्टम वाले जो थे वो आंखें बंद करके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को ओब्लाइज कर रहे थे, तो इन्हें नहीं चाहिए था कि हम इस चीज को देख लेते कि क्या 2018 के अंदर जो है जो रूल हमने ही बनाए हैं और हम इसका जो है वो कहते हैं कि हमें इसके अंदर जो है क्रेडिट लेना चाहिए, और एक क्राउन प्रिंस ने आपको गिफ्ट किया है और आप उसे 59 लाख का कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल इस बात की ठीक है, 29
29 लाख रुपए, वो 29 लाख के अंदर जो है क्या क्राउन प्रिंस 59 लाख का गिफ्ट दे सकता है? और वही जो इटालियन कंपनी थी, जब इन्वेस्टिगेशन आई तो उसने कहा कि जी हमारी फ्रेंचाइज थी स्विट्जरलैंड की, उनके मुताबिक जो है ये 3,80,000 यूरो जो है वो बनते हैं, और पाकिस्तान का जो है वो तकरीबन ये 7.25 करोड़ बनता है, और उस वक्त डॉलर आपका 200 के करीब था, 110 के करीब था। अगर आज आप उसको ले जाए 280 के ऊपर तो है, तो वो तो बनेगा 24-25 करोड़ रुपए का आपका गिफ्ट है, और आपने उसको 28-29 लाख के अंदर आपने ले लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें लीगल बात करनी चाहिए। दूसरा उस चीज के अंदर ये है, अच्छा, मैं हाफिज एहसान साहब दोबारा आता हूँ जरा, इसमें एक चीज फेयर ट्रायल के हवाले से भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जरा इख्तलाफ करिए, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं पहले रियासत आजाद साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। रियासत साहब, ये फरमाइएगा, ये एवेल्यूएशन का प्रोसेस है क्या? और जिस तरह अभी एहसान साहब ने बात की कि इंटरनेशनली उसको एवेल्युएट करा लेना चाहिए, तो क्या पाकिस्तान में इससे पहले इंटरनेशनली किसी केस के अंदर या किसी चीज को एवेल्युएट कराया गया? किसी शख्स ने अगर उसकी कीमत अदा करनी हो तो शाखाना से लेना हो तो उस केस के अंदर? कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे तो नाकस इल्म के मुताबिक मैंने कभी ऐसा ओपिनियन पहले ऐसा नहीं देखा। पहले जैसे हाफिज साहब को भी मैंने सुना, सदीक साहब को भी सुना है। मेरी इसमें थोड़ी सी लीगल राय और इफेक्ट्स को छोड़ के कि एक तोशाखाना 1 हुआ, अब ये तोशाखाना 2 है, तो मेरी नाकस राय के मुताबिक जो PLD सुप्रीम कोर्ट 2018 पेज नंबर 595 है, सुगरा बीबी केस, उसकी रोशनी में जितने भी ये एक ही सीरीज में अगर कोई मामलात हैं तो उसकी एक FIR होती है, और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। जो पहला तोशा 1 था वो UAE का था, जो ये वाला है ये सऊदी अरब का है जी। और उसके बाद जो है कि जी 3 चीजें जो है, इलेक्शन एक्ट का अपना एक प्रोसेस है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं की सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है जिन्होंने उसको सेट असाइड किया कि अमेंडमेंट ठीक नहीं है, उन्हीं के कहने पे जब ट्रांसफर किया गया तो आप देखें मैंने तो अभी बात शुरू अच्छा, अगर लॉ पे बात करें ना, सियासी छोड़े। अच्छा ठीक है, आजाद साहब गुफ्तगू मुकम्मल करते हैं, मैं हाफिज साहब फिर इसी पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। नहीं, एक सेकंड। और दूसरी बात ये है कि करते हैं आप एक लीगल बात करें कि क्या ये जो चीज आई है ये जाती केस है, हाफिज साहब आपका उनको बात कर रहे हैं, अपनी बात पे बात कर रहे हैं। हमें भी मौका देते हैं, हम भी अपनी बात कर लें या हमें जी आजाद साहब कंटिन्यू कीजिएगा। आजाद साहब कंटिन्यू, हमें ऑफ कर दें, हमें भी सुन ले यार, हमारा मस्कीनों का भी कोई सुन ले। ठीक है, आपकी राय आजकल मुकदम है, हमें भी सुन। चले आजाद साहब कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों की राय भी लेता हूँ। मेरे ये 409 को जरा पढ़ ले एक लम्हे के लिए कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट आर बाय अ बैंकर, मर्चेंट और एजेंट whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over that property in his capacity of public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। मुझे बताएं इस सेक्शन के जो कंटेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके मुताबिक ये सेक्शन अट्रैक्ट करता है ये जो सारी आपने ट्रांजैक्शन या FIR जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये 409 अट्रैक्ट करता है। मेरी राय में तो ये सेक्शन ही अट्रैक्ट नहीं करता। ना इंट्रस्टमेंट है, ना डोमिनियन है, ना मिस एप्रोप्रिएशन है। ये 3 इंग्रेडिएंट है 409 के, वो ये अट्रैक्ट नहीं करते। तो बाकी आर्टिकल 25 है, देखिए आर्टिकल 25 कहता है कि अब मेरा बुनियादी सवाल, मेरा सवाल जरा ऐड कर ले, उसको भी मुख्तसर एड्रेस कर दे। एवेल्युएट करने का प्रोसेस क्या है? अपने पास रखना है, तोशाखाना में जमा कराना है, कहां से एवेल्युएट कराना है? देखिए वो तो रूल्स के अंदर प्रोवाइडेड है, रूल्स को आपने फॉलो करना है। जैसे अजहर सदीक साहब फरमा रहे थे कि ये रूल्स 2023 में इन्होंने अमेंड किए और उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। ये देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसको मैं सेकंड करूंगा कि ये आइन के अंदर दिया गया कि कोई भी ऐसा पीनल लॉ, कोई जिसके अंदर पेनल्टी हो, सजा हो, उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। यही बात मैं एहसान साहब से पूछ लेता हूं। एहसान साहब, 2023 में ये इसी मामले के हवाले से, इसी सूरत हाल के हवाले से जो बार बार जिक्र किया जाता है कि अमेंड करके, पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट करके एक बंदे को निशाना बनाया गया, क्या ये इसी तरह अमेंड किए गए थे? एहसान साहब, जो बात कर रहे हैं कि जी 409 जो है, वो 409 ये है कि आपका क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पब्लिक सर्वेंट नहीं होता?
उसकी क्या है, वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में नहीं आता। आपने सेक्शन 9 के नीचे केसेस बनाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप इनको उन जगहों पे भेज दें जहां के ऊपर ये बनते हैं। जो अमेंडमेंट्स आई सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको वैलिडेट कर दिया और वो सेक्शन 9 के बाद जो थी वो जुरिसडिक्शन FIA के अंदर चली गई और 409 और 109 और सेक्शन 5 उसके ऊपर लग गया। अब बुनियादी तौर पे ये है कि जो दोनों चीजें मेरे दोस्तों ने कही हैं कि जो रिट्रोस्पेक्टिविटी के ऊपर भी, हालांकि ये बात ऐसी नहीं है, 2023 की जो अमेंडमेंट्स आई थी उसके अंदर ये आया था कि आइंदा से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है या कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसको खरीद ही नहीं सकता। ये बैन इन्होंने कर दिया जो 2023 है, जिसको ये मिसकंसेप्शन कह रहे हैं। रेफरेंस तो नैब के नीचे बना था जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जसवंत यार वली था, जब नैब को 99 से 84 तक उन्होंने एक्सटेंड किया तो 2004 में जजमेंट आई कि बिल्कुल आर्टिकल जो 12 है उसकी एक्सेप्शंस दी जा सकती हैं। अब 13 के अंदर ये है कि आपने सेम ट्रांजैक्शन हो तो ठीक है, तो फिर एक बंदे के ऊपर 10 डकैती की क्यों होती है? जब उसने एक डकैती कर ली तो उसके बाद फिर उसी डकैती के अंदर उसे चलाते रहे या चोरी कर ली। हर सीरियस ऑफ इवेंट जो होता है वो उसका एक इंडिपेंडेंट कॉन्सिक्वेंस या वो चीज आती है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कर सकते हैं। तीसरा उस चीज के अंदर है कि ये दोनों जो बार बार जिक्र कर रहे हैं मेरे दोस्त जो है, जो रिट्रोस्पेक्टिविटी के ऊपर और उसके बाद जो वैल्यूएशंस के ऊपर जो है, क्या इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया कि हमारा चार्ज जो है 409 का गलत लगा है? इतने माशाल्लाह स्टॉलवर्ड्स के लॉयर हैं या उनकी वो सारी टीम थी, किसी ने चैलेंज किया कि 409 का चार्ज गलत फ्लेम हुआ है? आप हाई कोर्ट से देख लेना, ये लॉ के अंदर ये है कि अगर सेक्शन 233-34 के नीचे चार्ज गलत फ्रेम होता है तो आप हाई कोर्ट चले जाते हैं कि जनाब ये ऑफेंस नहीं है, ये चार्ज गलत है, और हाई कोर्ट खत्म कर देती है। क्या रिट्रोस्पेक्टिविटी के ऊपर आर्टिकल 12 के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर को रिट आई कि जी नहीं होना चाहिए 2023 का इतलाक है, हालांकि इतलाक तो 2018 के अंदर है। तो मैं ये समझता ये हूं कि ये जो आफ्टर थॉट आर्ग्यूमेंट्स है अगर वो रिकॉर्ड से सपोर्ट किए जाते हैं तो बिल्कुल बात मुनासिब है। और अल्टीमेट मैंने तो नहीं डिटर्मिन करना ना, डिटर्मिन करना है पाकिस्तान की अदालतों ने, वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नैब लॉ का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1984 से है और ये 2024 के अंदर जब अमेंडमेंट्स आई थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जब वैलिडेट कर दिया, अब खत्म हो गया उसका इफेक्ट, और अगर रिट्रोस्पेक्टिविटी में बड़ी बात ये ठीक है तो फिर जरदारी साहब के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर या और बहुत सारे पॉलिटिशियंस पे जो केस बने थे वो तो सारे के सारे 99 का। अच्छा चले मैं जरा आजाद सिद्दीक साहब से ये चीज जान लेता हूं कि उन्होंने वो कह रहे कि किया था, क्या किया था और फिर ये जो फैसला है इसको किन बुनियादों पर चैलेंज करेंगे। लेकिन हमारे साथ नासिर भट्ट साहब भी मौजूद हैं। मैं आजाद सिद्दीक साहब पहले उनसे कमेंट ले लूं क्योंकि अब ये जो 17 साल की भट्ट साहब कैद हुई है, अब पीटीआई का तो ये मौकफ है कि ये सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है, तो क्यों सियासी इंतकाम ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब बंदा कोई चोरी करता है तो उसके बाद फैसला अदालत करती है कि इसने चोरी थोड़ी की है या ज्यादा की है। जिसने थोड़ी की होती है उसको थोड़ी सजा मिलती है, जो ज्यादा चोरी करे उसको ज्यादा सजा मिलती है। बात यह है कि तोशाखाना 2 में जब ये 2021 में एज ए प्राइम मिनिस्टर गए वहाँ सऊदीया में, तो गिफ्ट मिले। गिफ्ट आप किसी मुल्क में आप जाते हैं तो कोई एक मुल्क का वज़ीर आज़म जाता है तो उसको दूसरे मुल्क का जो जिसको आप मिलने चाहते हैं सदर है वो तो गिफ्ट देते हैं। तो वो एक कानून है हमारा कि वो तोशाखाना में जमा हो जाते हैं। तो ये बुशरा बीबी साहबा ने वो जमा नहीं कराए, वो जो पूरा एक सेट था, बड़ा कीमती सेट था और उसकी जेली कीमत लगा के वो करोड़ों में था और कुछ लाख जमा करा के आपने ले लिए। तो ये तरीका तो ठीक नहीं था। तोशाखाना से चीज़ें लेना आपका हक है। अगर वो एक कानून है कि एक उसकी जो प्राइस होती है वो एक सेटल की जाती है, वो भी ऑफिशियली होती है, उसके बाद आप वो चीज़ लेके अपने पास रख लें अपने इस्तेमाल के लिए। ना ये कि आप जाकर जिस तरह वो घड़ी का हुआ कि घड़ी की कीमत इस्लामाबाद से एक दुकान से जाली लगवाई गई, फिर दुबई में जाकर जिस बंदे ने खरीदी वो टीवी पे आ गया कि ये मुझे घड़ी बेचने आए, तो उसने यानी आप समझते कि वो तमाम प्रोसेस ही गलत है और ये कोई सियासी नहीं है, ये कानूनी मामला हुआ है। अब अजहर सिद्दीक साहब, एक तो ये बताइएगा कि ये जो अब फैसला आ गया है, इसमें तफसीली फैसला भी आ गया, किन बुनियादों पर चैलेंज करेंगे? और फिर आप रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे थे हाफिज एहसान साहब को, वो भी करते हैं। अजहर भाई से पहले एक छोटी सी बात हाफिज साहब ने कही, मैं एक छोटी सी बात जी हाफिज साहब ने, जैसे मैंने कहा ना कि एक सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करता, दूसरा मैंने सुगरा बीबी केस का रेफरेंस लिया। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो सेक्शन 235 CRPC है ना कि जी ट्रायल फॉर मोर देन 2 offences if one series of acts show
connected together as a firm, the same transaction, more offences than one are committed by the same person, he may be charged with the trial at one trial for every such offence. तो मेरी जो सबमिशन थी कि इन तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 का चार्ज एक ही होना चाहिए था और ट्रायल भी एक ही होना चाहिए था, ये 235 सीआरपीसी कहता है। जी अजहर सिद्दीक साहब, मैं दोबारा क्योंकि हाफिज हसन साहब ने कहा था कि अलग-अलग मुकदमे दर्ज होंगे। जी अजहर सिद्दीक साहब, मैं हाफिज हसन साहब आपकी तरफ आता हूँ, मैं हाफिज हसन साहब आता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब से जरा जान लूं कि किन बुनियादों पर चैलेंज करेंगे, जरा उन बुनियादों को भी डिस्कस करते हैं फिर। जी अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा, रियासत आजाद साहब जो कि फौजदारी काम करते हैं, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से 409 बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होता, और ये अपनी नौयत का पहला केस है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। आर्टिकल 12, 13 और 235 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जैसे कहा, यानी एक बंदा, मैं यहाँ घर से निकला, मैं एक चोर आया, मेरे दफ्तर से चुराया उसने, ठीक है, और मेरा साथ ताला भी तोड़ा उसने, तो जनाब ये जुर्म एक ही होता है। अब जरा बड़ी मजेदार बताऊं, हाफिज साहब हमारे भाई हैं, मैं इनकी इंटरप्रिटेशन पता नहीं कौन सी इंटरप्रिटेशन करते हैं। भाई नैब लॉ जो है एक कानून है, पार्लियामेंट ने पास किया और उन्होंने कहा कि माजी से इतलाक होगा। बिल्कुल पार्लियामेंट को इख्तियार है, लेकिन किसी एक थर्ड क्लास नहीं, किसी भी अफसर को जो रूल में तरमीम कर रहा है और माजी से इतलाक करने की कोशिश कर रहा है, उसको बिल्कुल नहीं है। रूल्स का कभी माजी में इतलाक नहीं होता, और इस पे इतनी जजमेंट्स हैं, वो आप हैरान रह जाएंगे। अब आए अगली बात की तरफ। हाफिज साहब को शायद अंदाजा नहीं है, ये जब तोशाखाना, जब आप ये नैब का बता रहे हैं ना, नैब के कानून के तहत तो ये जुर्म ही खत्म हो गया। महल पड़ा नहीं है फैसला, उन्होंने नैब ने कहा हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कानून में माजी वाला का चक्कर खत्म कर दिया उन्होंने। वो FIA जागा, और जागा गया, जगाया गया हाइब्रिड निजाम ने, वो FIA में आया। अब जब FIA में आया, इसको चैलेंज किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये सुना, जहां इस बात को भी चैलेंज किया गया कि ये 409 नहीं है, 12 और 13 को भी चैलेंज किया गया, और 235 को भी सामने रखकर चैलेंज किया गया। वो अल्टीमेटली सुना और ये कहा गया, ये अदालत के पास आया, अदालत ने उस पर एक फैसला किया, फिर चैलेंज किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास था, जो कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, आपको याद होगा, साइफर केसेस में बरियत सारी दी हुई थी, ये वाले केसेस को सुनने थे, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, और वो केस आज भी पेंडिंग पड़े हैं। बार बार कहते रहे, लगाते रहे, नहीं लगाए। जो समझने वाली बात है कि 3.5 साल में यार करप्शन के क्या निकले हैं, तोशाखाना। शर्म से डूब मर जाना चाहिए इन लोगों को जो ये बातें करते हैं कि यहां बैठकर। देखिए, काजी फाजिसा ने करोड़ों रुपए की जायदाद थी, साबित हो गया कि नहीं, उनके पास ट्रेल है उनको। अच्छा, मुझे सिद्दीक साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन बात वो है कि किन बुनियादों पर चैलेंज करेंगे, जरा मुख्तसर वक्त के अंदर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और एक जो सलमान सफदर साहब जो वकील हैं इस केस के अंदर इमरान खान के, वो कहते हैं फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, तो वो जरा ट्रायल पर भी बात कर लेते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, क्विक ब्रेक बाद वापस आते हैं, तो फिर इसी गुफ्तगू को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। स्टे पे। ब्रेक के बाद खुशामदीद हाफिज हसन साहब। अब मामला ये है कि इसको तो सियासी केस लाजिम बात है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, जब किसी भी केस का फैसला नून लीग के खिलाफ होता था तो वो इसको सियासी केस कहते थे, लेकिन जो कानून के मुताबिक फैसला हुआ है, अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करती है तो उनको क्या रिलीफ मिल सकता है? एक साहब को मैं बार बार ये गुजारिश करता हूँ कि ये चीजों को पर्सनल ना लेके जाएं, अपनी ओपिनियन लेके जाएं। अब इन्होंने इतना डिस्टॉर्टेड फैक्ट आपके सामने रखा है कि जी वो जो सेक्शन 409 था या सेक्शन 235 था या आर्टिकल 12 या 13 जो है, वो जस्टिस गुल औरंगजेब की अदालत में चैलेंज हुआ और वो जजमेंट आई। अगर वो जजमेंट आ गई है तो उसके बाद ये ट्रायल तो चल ही नहीं सकता था, ना ये चैलेंज हुआ, ना उसके ऊपर जजमेंट आई। और ये बताएं कि अगर ये जजमेंट आ गई होती तो फेडरल गवर्नमेंट चैलेंज कर देती कि इनका इख्तियार नहीं है। वो सिर्फ ये था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के मुतालिक जो बेल्स थी, उन बेल्स के ऊपर जो था, एक उन्होंने ऑर्डर कर दिया और उनको वुमेन के तौर पे कंसीडर करके कर दिया। बाकी उन्होंने कहा जी कि ट्रायल जाने, उसका काम जाने। तो लिहाजा ये है कि बराए मेहरबानी जो है कि फैक्ट्स जो है, अगर आप नेशनल मीडिया के ऊपर आते हैं तो उन चीजों को उनके मुताबिक रखें। दूसरा ये है कि हमारे पंजाबी की सुन ले यार, सुन ले, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। दूसरा ये है, मैं आपको देता हूँ, फैसला तो पढ़ ले, वो नीचे भेजा था, सर मैंने भेजा था मामला, और आज भी पेंडिंग पड़ा है। मैंने कब ये कहा है कि उन्होंने खत्म कर दिया, मैंने कब कहा था खत्म कर दिया?
बार बार सलमान सफदर दी थी कि इस वाले चार्ज वाले मामले को डिसाइड किया जाए, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नहीं सुनी। और आजाद साहब मैं कब ये कह रहा हूँ वो फैसला दें, बात गलत नहीं करते, या तो वकील हो मैं ये कहता हूँ कि आप कल उसको उसकी बुनियाद पर करेंगे तो ये सारा केस एक्विटल का हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप सलमान सफदर को फैसला दें, वो हमारा दोस्त है, आप उसको असिस्ट करें और उसके अंदर ये कहें कि यार ये वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है 409 के ऊपर है, उसके बाद 235 के ऊपर आया है, आर्टिकल 12-13 के ऊपर आया है, आप उसको जाके दें ना उस चीज को जो है, जब वो चीज आई नहीं है, हुआ नहीं है और आप उसके अंदर एक स्टोरी करें। दूसरा ये है, सुन लेना यार, एक सेकंड सुन लेना। दूसरा ये है कि जो आजाद साहब मेरे दोस्त कहते हैं, पंजाबी के अंदर ये कहते हैं कि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी फ्रॉम डे 1 काउंट करती है। अगर आपने उसको अडॉप्ट नहीं किया तो आप उसके अंदर निकल गए। अब सलमान सफदर जैसा इतना बड़ा लॉयर जो है, उसे नहीं आया था कि जी सेक्शन 235 का चार्ज गलत फ्रेम हुआ है या 409 लग नहीं सकता या आर्टिकल 12 या 13 है नहीं है, और वो उसको चैलेंज कर देता है। अगर वो इंडिपेंडेंट पिटीशन के अंदर जो 439 के नीचे रवैये के अंदर ऑर्डर दे दीजिएगा ना, ये ज़ौक को ये आप अच्छा अजहर साहब, हाफिज साहब अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करते मैं आता हूँ। चले ठीक है, एक फाइनली मुझे गाने दे। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि आप जो है, आप चीजों को मैं या आजाद साहब जो है ना जी, इसके अंदर पॉलिटिकल चीजों को कम लाके हमारा काम है लॉ के मुताबिक चीज करना और उसको जस्टिफाई कर देना। अब ये है कि ये तो हो नहीं सकता कि जो चीज मुझे सूट करे मैं उसको पॉलिटिकली मोरालिटी के ऊपर ले लूं और जो मुझे सूट ना करे उसको मैं कहूं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो उसके मुताबिक ठीक नहीं है। आप दुनिया के किसी बंदे से जाके पूछे कि जो 59 लाख की वैल्यूएशन लगी थी, क्या वो जायज थी, क्या वो ठीक थी, या क्या ऑथराइजेशन थी, या वो अच्छा एक हाफिज साहब वन लाइनर आपसे चीज जानना चाह रहा हूं। फिर लीगल चीजें मेरिट्स पे जाके चैलेंज करें, जो फैसला आएगा देखी जाए। वन लाइनर ये बताइएगा हाफिज एहसान साहब, मैं सबसे जानना चाहूंगा कि अदालती फैसले के मुताबिक शवाहिदों की बुनियादों पर यह भी लिखा गया है कि दोनों मुजरिमों को उम्र और जिन्स का पहलू मद्देनजर रखते हुए मुतदल सजाएं दी गई हैं। अगर ये 17 साल कम है तो ये कितनी हो सकती थी सजा इसमें? देखिए ये है कि हमारा जो लॉ है उसके अंदर जिस ऑफेंस के अंदर चार्ज किया जाए उसके अंदर जो पनिशमेंट लिखी होती है वो दी जाती है या उसको वेरी कर दिया जाता है। अब सेक्शन 409 के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या उसके बाद 10 साल है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसकी कोई किसी जगह 14 साल कहा गया है, किसी जगह 20 साल कहा गया, किसी जगह 25 साल कहा गया है। तो अगर अदालत ने जो मेन लाइफ इम्प्रिजनमेंट का था उसको उन्होंने 10 साल के लिए कर दिया है और 7 साल जो है वो उन्होंने किया है एंटी करप्शन का जो 1 से 7 साल का है, तो उसके अंदर 382B का बेनिफिट भी उन्होंने दे दिया है। जो है चले मैं नासिर भट्ट साहब के नीचे अपील जाएगी, अच्छा केस आर्ग्यू करें, एक्विटल कराएं जिस तरह पहले हुआ है, तो चीजों को चले ठीक है। अब नासिर भट्ट साहब, बड़ी अच्छी हेल्दी गुफ्तगू हुई तमाम कानून के हवाले से। अब लेकिन नासिर भट्ट साहब, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर काफी मुश्किलात आएंगी, ये उसी का एक सिलसिला, उसी की एक कड़ी है? नहीं देखिए, इसमें मुझे आप बताएं क्या करे हुकूमत, इसमें क्या करे। एक चीज केस है, ओपन एंड शट केस था, 190 मिलियन वाला भी ऐसे ही था, वो भी हम लंदन से आया था, मलिक रियाज था, वो एक जो जिसके पैसा वहां पकड़ा गया ब्लैक मनी थी, तो उस मुल्क का कानून था कि जिस मुल्क का वो शहरी होगा, ये ब्लैक मनी जो पकड़ी गई है वो उसको वापस उस मुल्क को जाएगी। तो आप बताएं इस टोले ने क्या किया, उन्होंने हुकूमत बरतानिया ने कहा कि हमें अपना गवर्नमेंट पाकिस्तान स्टेट बैंक का अकाउंट दे जिसमें ये पैसा जाएगा। उन्होंने क्या किया, मलिक रियाज का जो स्टेट बैंक में अकाउंट खुला हुआ था जिसमें उसने जुर्माना जमा कराना था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें किया था कि तुम मनी लॉन्डर और तुमने लोगों की जमीनें चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो इसने किस्तें जो जमा करानी थी, तो ये इन्होंने मिल के वो देखे ना, वो इन्होंने काबीना में इमरान ने ये लेटर लहरा दिया जी ये लेटर है बस आप यस करें, और उसके बाद उसने को जुर्माना जमा करा के अलकादर यूनिवर्सिटी ले ली। वो फर्क होगी जी, उसने भी इधर बनी गाला में ज़मीन
ओपनली वो आप देखें ऑडियो आती है कि वो मलिक रियाज से कह रही है, मलिक रियाज की बेटी उसको जी। ठीक है, यानी ये सियासत इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना हुकूमत का कोई किरदार है, ये जो कुछ हुआ है वो उनका अपना किया जा रहा है और उस पर वो सजा भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया रियासत आज़ाद साहब, हाफिज एहसान साहब, अजहर सिद्दीक साहब और नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कराची में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात के आदाद-ओ-शुमार खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। खबरों के मुताबिक शहर के 3 बड़े अस्पतालों में जनवरी से अब तक रेबीज के 40,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 12 माह के दौरान जिना अस्पताल में 16,000, इंडस अस्पताल में 13,000 और सिविल अस्पताल में 12,000 से ज्यादा मुतासर अफराद लाए गए। साल 2024 के दौरान कराची में इसके बायस 18 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 17,000 से ज्यादा शहरी जख्मी या मुतासिर हुए हैं। जिना अस्पताल में 47,000 से ज्यादा कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए थे। ताहम वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस 11 अफराद जान से गए। मुख्तलिफ आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में आवारा कुत्तों की तादाद अंदाजन 30 लाख के करीब है। साल 2023 में भी शहर के 3 बड़े अस्पतालों में कुत्ते के काटने के 42,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 10 शहरी जान की बाजी हार गए थे। अब इसी तशवीशनाक सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोमाना फरद साहिबा मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज रेबीज मैनेजमेंट सेंटर सिविल हॉस्पिटल कराची हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर के वक्त का। डॉक्टर साहब, तशवीशनाक सूरत हाल है। अभी सिर्फ ये देखा जाए तो 3 अस्पतालों का 2025 का डाटा जो सामने आया है वो तकरीबन 40,000 केसेस का है। दीगर अस्पतालों के केसेस को भी अगर देखा जाए तो कराची में कुल कितने केसेस हैं और इनके बढ़ने की जो है वजह क्या है? वजह तो सर आपसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि कुत्तों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं अब, कि इस दफ़ा अब तक की जो सूरत हाल है, अभी 20 दिसंबर तक हमने जो टोटल पेशेंट्स देखे हैं वो 31,000 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके हैं, जिस न्यू केसेस में तकरीबन 14,000 हैं। और क्या वजह है कि इन केसेस को कंट्रोल नहीं किया जाता या इन कुत्तों के काटने को कंट्रोल नहीं किया जाता? ये जो रेबीज है इसको या ये कुत्तों को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता, इसकी क्या वजह है? सर ये तो मेरे और मुझे भी इस बात के बारे में इल्म नहीं कि क्या रीज़न है, क्यों जो है वो डॉग्स को जो है वो इंसानों पर जो है वो फौकियत दी जा रही है। और नस्बंदी एक ऐसा तरीका है कि उसमें आप कोई डॉग्स को जान से तो नहीं मारते ना। अगर ये कहा जाता है कि कुत्तों के भी राइट्स होते हैं, उनको मारना ठीक नहीं है, तो कम से कम उनकी नस्बंदी तो की जा सकती है ना कोई ऐसी रेमेडी तो की जा सकती है कि इंसानों को इस जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके। और क्या रेबीज के अंदर कोई भी मरीज जो है या कोई भी शख्स जिसको कुत्ता काटे उसके लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है? वैक्सीनेशन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आपने अभी 2 दिन पहले जो है वो देखा कि एक 17 साल की लड़की जिसकी डेथ हुई है इंडस हॉस्पिटल में, वो इनएडिक्वेट वैक्सीनेशन की वजह से हुई है। मैंने भी जितने पेशेंट्स रेबीज सिम्टम्स के साथ देखे वो सारे वो पेशेंट्स थे जिसमें जो है वो या तो उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी या इनएडिक्वेट हुई थी। इससे जाहिर होता है कि कंप्लीट वैक्सीनेशन 3 डोजेस के साथ बहुत अहम है, क्योंकि अगर एक दफ़ा आप के अंदर इनएडिक्वेट वैक्सीनेशन या नो वैक्सीनेशन की वजह से रेबीज के सिम्टम्स डेवलप हो जाएं, वो एमिनेंट होती है डेथ, उसको कोई नहीं रोक सकता। और ये जो 22 अफराद अभी तक 2025 में इन 40,000 केसेस में से रिपोर्ट हुए कि ये चल बसे, इसकी वजह क्या है? क्या वैक्सीन मौजूद नहीं होती या लोग जो है वो अस्पताल का लेट रुख करते हैं? देखिए, इसमें दोनों ही रीजंस हैं और इसमें नंबर 1 रीज़न ये है कि लोग इसको लाइटली लेते हैं। बहुत हल्के से स्क्रैच को वो समझते हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं। उन्हें नहीं पता है कि डॉग का जो सलाइवा होता है उसकी अगर एक बूंद भी जो है उनकी आंख में चली गई और उस जिसका उन्हें पता नहीं चला, चाहे बॉडी में कहीं भी कोई स्क्रैच मार्क ना हो, तो वो जानलेवा हो सकता है। इस वजह से मैं तो पर्सनली यही कहूँगी कि अगर एक हल्का सा स्क्रैच भी है जिसे हम कैटेगरी 1 या 2 कहते हैं, उसमें भी आके जो है वो सिविल हॉस्पिटल में 24/7 ये सहूलत मौजूद है, आके वैक्सीन लगाएं। नंबर 1 ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं आई अब तक। नंबर 2 बात यह है कि कुछ ऐसी जगह अब तक भी कराची में कुछ ऐसे विसिनिटीज हैं जहां ये वैक्सीन अब तक भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक ये बताइएगा कि अगर किसी शख्स को ये स्क्रैच भी आ जाता है या कुत्ता काट लेता है तो फौरी इकदाम क्या करने चाहिए अस्पताल लाने से पहले, अगर फौरी घर पे कोई इकदाम करने हो तो? सबसे पहली बात यह है कि
15 से 20 मिनट तक डिटर्जेंट सोप यानी कि कपड़े धोने वाले साबुन से जो है, जो बहुत ही सस्ता मिलता है, उससे जो है उस जगह को 15 से 20 मिनट तक वॉश किया जाए। अगर फेस का एरिया है तो फेस को भी वॉश करें, आंखों में पानी डालें और फिर हमसे फौरी तौर पर राब्ता करें। हमारे नंबर्स हैं, हमारा हर वक्त हमारी इमरजेंसी ओपन है। कहीं भी अगर आपको वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो आप सिविल हॉस्पिटल रात के 2 बजे भी आएंगे तो आपको वैक्सीन मिलेगी। और ये जो कितने सेंटर्स हैं कराची के अंदर रेबीज की वैक्सीनेशन के हवाले से? सर कराची में सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल, अब्बासी में भी जो है वो लोग कभी कभी जब उनके पास वैक्सीन अवेलेबल होती है तो एंटरटेन करते हैं पेशेंट्स को। और कुछ और हॉस्पिटल्स भी हैं सिंध गवर्नमेंट के, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वैक्सीन उनके पास शॉर्टेज हो जाती है तो फिर वो हमारे पास रेफर करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि कम से कम हमारे पास रेफर ज़रूर करें। और अगर रेबीज की अलामात जो जाहिर हो जाए किसी मरीज के अंदर तो उसको बचाया जा सकता है? नहीं जी, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि एक दफ़ा जब ये वायरस बॉडी के अंदर दाखिल हो गया, इसने ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि दिमाग में एक बैरियर है उसको क्रॉस कर लिया, तो फिर जो है वो डेथ एमिनेंट होती है, इसको फिर कोई नहीं रोक सकता। और अगर कुत्ता कोई काट ले किसी शख्स को तो वो कितनी देर के अंदर ये अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती है? इसके लिए देखें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ऐसे पेशेंट्स भी देखे मैंने जिनको 2 महीने के बाद सिम्टम्स आए। 2 महीने पहले डॉग बाइट हुआ था लेकिन उन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई थी। 2 महीने के बाद सिम्टम्स डेवलप हुए और वो 24 आवर्स के अंदर उसकी डेथ हो गई। अच्छा, इसका कोई फिक्स दौरानिया नहीं है? और क्या इस हवाले से अगर ख़ास तौर पर मैं कराची का जिक्र कर लूँ, क्योंकि हम इसका अगर जिक्र कर रहे हैं तो कराची में कोई मुहिम भी इस हवाले से चलाई जाती है मुख्तलिफ औकात के अंदर इन आवारा कुत्तों को न्यूट्रलाइज करने के लिए? देखिए, जब हम और आप मिलकर बोलते हैं तो फिर कुछ ऐसे टाइम्स आए जिसमें जो हमने देखा कि डॉग्स के लिए मुहिम चलाई गई, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है। और इसकी वैक्सीन इतनी महंगी क्यों है और क्या प्राइवेटली भी दस्तयाब होती है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगाते हैं लेकिन वो हमारे मरीजों की पहुंच से दूर है। लेकिन देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर आपको महंगी वैक्सीन दे रहे हैं या ये वैक्सीन महंगी है तो भी आपको कराची के 3 बड़े अस्पताल तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं ना। तो जब आपको एक लाइफ सेविंग वैक्सीन मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप एटलीस्ट उसको लगवाएं ज़रूर। और क्या वैक्सीन की कोई टाइप्स भी होती हैं, कोई मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन भी होती हैं? नहीं, देखिए जेनरिक जो है वो एक ही है सबका और डोज एक ही है जो WHO से रेकमेंडेड है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और अब अगर इस साल के अंदर 40,000 केसेस 3 अस्पतालों के रिपोर्ट होते हैं, 22 डेथ्स होती हैं, तो क्या इस पर नोटिस लिया गया अभी तक? देखिए, वही बात है कि मैं और आप जो है वो इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं और भी डॉक्टर्स जो हैं जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो आई होप कि इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर हो गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि देखें, इतने सारे लोगों की डेथ होना ये एक आइट्रोजेनिक डेथ है जिसको रोका जा सकता है। तो इतने सारे लोगों की डेथ होना कोई मजाक नहीं है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोगों के बोलने से जो है वो ये चीज़ें जो है वो हाईलाइट होंगी और इस पर गौर किया जाएगा। और हर कुत्ते के काटने से इस मर्ज में या ये सिम्टम्स आ जाते हैं या कोई इफेक्टेड किस्म के कुत्ते होते हैं जिनकी वजह से ये होता है उनकी बाइट की वजह से? देखिए, ये वाला जो स्क्रूटनी और स्क्रीनिंग ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। तो इसमें ये होता है कि हर वो पेशेंट जिसको डॉग बाइट हो या कैट बाइट हो उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं जो हम करते हैं, यानी कि काटने के बाद उसको 3 डोजेस वैक्सीन के देना। और इन 3 डोजेस को देने का मकसद ही यही है कि हमें नहीं पता कि किस डॉग में जो है वो रेबीज के वायरसेस मौजूद हैं। हर डॉग में नहीं होते, लेकिन अगर इत्तेफाक से किसी में हैं तो फिर हम उसको बचाने के लिए उससे बचाने के लिए हम ये प्रिकॉशन लें। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ कि इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं और पूरे 3 डोजेस लगवाएं। और इन 3 डोजेस का दौरानिया क्या होता है? 3 डोजेस का दौरानिया ऐसे है कि अगर आज आपने एक वैक्सीन लगाई है तो फिर अब आप 3rd डे लगाएंगे और फिर 7th डे, लेकिन पूरे 1 वीक में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा, क्या कोई डाटा ऐसा भी सामने आया जिसमें पता हो कि कराची में कुत्तों की तादाद कितनी है? देखिए, डाटा हमारे जरिए से तो सामने नहीं आया, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ NGOs और कुछ टीवी चैनल्स हैं, उनके हिसाब से तकरीबन 20 से 25 लाख कुत्ते जो हैं वो सुना है मैंने कि कराची में मौजूद हैं, जो मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग बात है। और आप क्या समझती हैं कि इसका फौरन और बेहतर हल जो आप रेकमेंड करती हैं वो क्या है न्यूट्रलाइज करने के लिए? देखिए, अगर कुत्तों को मारना सही नहीं है, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो बेजुबान जानवर है, उसको मारना नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट उनकी नसबंदी तो की जाए और एटलीस्ट उनके लिए कोई ऐसी जगह बनाई जाए कि वो गलियों में ना फिरते रहें। आवारा कुत्ते लोगों के लिए जो है वो इस तरह का जानलेवा मर्ज क्रिएट ना करें। नंबर 2 बात यह है कि जो बहुत अच्छे अच्छे पॉश एरियाज हैं उनमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुत्तों को बाकायदा घरों के सामने खाना दिया जाता है, फ्लैट्स की प्रेमिसेस में, तो उस वजह से ये और एग्रेसिव हो जाते हैं। जब उनको 1-2 दिन आप कुछ खाने को देंगे, उसके बाद 3-4 दिन नहीं देंगे, तो वो दूसरे लोगों पर अटैक करते हैं। तो ये प्रैक्टिस भी गलत है, इससे इस तरह से दूसरों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, और ये इंतहाई एक अहम मामला है जिस पर हुकूमत वक्त को और ख़ास तौर पर कराची की इंतज़ामिया को देखना होगा कि इस मामले को रोका जाए। 22 अफराद की इस साल अब तक जान चली गई है। बहुत शुक्रिया जो है डॉक्टर रुमाना फरहत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इस तमाम मामले के हल से गुफ्तगू करी थी। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जिस सूबे में एक क्लर्क करप्शन करता पकड़ा जाए और फिर अपना जुर्म कबूल करने के बाद मुकदमे से रिलीफ लेने के लिए बतौर प्ली बारगेन 14 अरब रुपए अदा करने पर आमादा हो जाए। जरा सोचिए तो सूबे में मजमूई तौर पर कितने अरब की करप्शन होती होगी। यह पेशरफ्त कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में सामने आई है। इस स्कैंडल के एक मुलजिम ने एहतसाब ब्यूरो को 14 अरब रुपए की प्ली बारगेन के लिए दरखास्त की है और यह मुलजिम खैबर पख्तूनख्वा के महकमे मवासलात और तामीरात में महज एक हेड क्लर्क था। खबर के मुताबिक मुलजिम ने 4 अरब रुपए के असासे बेनामी दार डंपर ड्राइवर के नाम पर खरीदे। मुलजिम और उसकी अहलिया के नाम पर 10 अरब रुपए की गाड़ियां, बंगले, प्लाजा, सोना और दीगर असासे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान में 40 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल इस साल जुलाई में सामने आया था। इस केस में अब तक 27 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें जिला का अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस का ऑडिटर और कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल थे। मुलजिमों पर इल्जाम है कि उन्होंने मवासलात और तामीरात के शोबे में मौजूद अफसरान से मिली भगत की, जाली कंपनी और बेनामी अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की माली बदउनवानी, जाली बिलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी दस्तावेजात का हवाला देते हुए कहा गया, जिले अकाउंट ऑफिसर ने कोहिस्तान में इन मंसूबों के लिए रकम जारी की जो मंसूबे हकीकत में बनाए ही नहीं गए थे। जिन मंसूबों पर कोई काम नहीं हुआ था इनके लिए 33 अरब रुपए से ज्यादा के चेक जारी किए गए। हर चेक मंजूर करने के बदले इसे महकमे मवासलात और तामीरात के क्लर्क ने 2 लाख रुपए रिश्वत दी। जाली मंसूबे जिन फर्म्स ने बनाए वो भी फर्जी थी, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने वो मंसूबे बनाए वो भी फर्जी थे और इन फर्जी कंपनियों को असली चेक्स दिए गए। ये चेक्स महकमा तस्दीक के बगैर तो जारी नहीं हो सकते। तो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के ऑडिटर ने रिश्वत वसूल की और तस्दीक कर दी कि ये मंसूबे वाकई बनाए गए हैं। यूं 2018 से लेकर 2024 तक तरक्याती मंसूबों की रकम निजी बैंक अकाउंट्स के जरिए निकाली जाती रही। करप्शन के ये मंसूबा सामने आने पर एहतसाब के अदारे नैब ने पहले इंक्वायरी की और फिर इसे बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीश में तब्दील कर दिया। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इस केस में मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए हैं। इनमें एक मशहूर ड्रामा सीरियल में इस्तेमाल होने वाला लग्जरी बंगला, 94 करोड़ रुपए मालियत की 77 कीमती गाड़ियां भी शामिल हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 1 अरब रुपए नकद गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना भी तहवील में लिया है। 73 बैंक अकाउंट्स में मौजूद 5 अरब रुपए मंजूमत किए गए। 30 मकानात, 25 फ्लैट और 4 फार्म हाउसेस भी जब्त किए गए। जब्त की गई जायदादों की कुल तादाद 109 बताई जा रही है जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसरा में है। इनमें 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लॉट्स, 12 दुकानें, 25 फ्लैट और 175 कनाल ज़रई अराजी भी शामिल है। इन जायदादों की मजमूई मालियत तकरीबन 17 अरब रुपए बताई जा रही है। इस स्टोरी पर काम करने और इसको ब्रेक करने वाले सहाफ़ी अरशद अजीज मलिक हमारे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अरशद आपके वक्त का। ये बताइएगा, कोहिस्तान स्कैंडल जब जुलाई के अंदर आया तो उसके बाद एक पेंडोरा बॉक्स खुला और इतनी बड़ी करप्शन सामने आई। अब सामने आया कि 14 अरब की प्ली बार्गेन होने जा रही है। तो इस केस में इन तकरीबन 5-6 महीनों के अंदर क्या कुछ हुआ और ये प्ली बार्गेन वाला मामला कहां तक तय पाया?
हाँ जी, बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि चूंकि टोटल अमाउंट जो था कोई 40 अरब के करीब था कि जो निकाला गया, उसके बाद तकरीबन अब तक जो था 27 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर जो जायदादें थी इन लोगों की जो गिरफ्तार हुए वो तमाम सील कर दी गईं, गाड़ियां थी वो कब्जे में ले ली गईं। इसके अलावा जो कैश रकम मिली, अगर आपने देखा हो तो संदूकों से भी मिले और जो उसके डब्बे थे रंग के उनके अंदर से भी मिले पैसे, तो वो सारे कब्जे में ले लिए गए थे। अब सूरत हाल ऐसी है कि नैब का कानून ये कहता है कि दो काम हो सकते हैं जब आपने अरेस्ट कर लिया। एक तो ये है कि नैब रेफरेंस डाल दे अदालत के अंदर और अदालत उनको सजा दे दे। उसके अंदर उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज जो सील हुई हुई हैं वो सारी फिर फरोख्त कर दी जाएं। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि अगर नैब ये समझता है कि ये बंदा जो है खुद रजाकाराना तौर पर जो इसने घपले किए हैं, फ्रॉड किए हैं, उसकी रकम देना चाहता है तो वो प्ली बार्गेन कर सकता है। अब उसके अंदर जो कैसर इकबाल है, ये जो आपने बताया कि बिल्कुल क्लर्क था और मास्टरमाइंड भी था इस सारे प्रोसेस का। इसको पता था कि किस तरह इसने ये पैसे निकलवाने हैं और किस तरह आपको पता ही है कि वहाँ पे इन्होंने फेक जाली जो थी कंस्ट्रक्शन कंपनियां बनाई, उन कंपनियों को फिर बिलिंग के लिए इस्तेमाल। जी, मंसूबे तो खैर इसके अंदर थे ही नहीं ना। इसमें तो सिंपल ये हर कंपनी की तरफ से दायर किया गया जी हमने कोई फलाना मंसूबा किया है, उसके अंदर हमारे पैसे जो है जमानत के वो इतने रहते हैं, हमारे बकाया पैसे इतने रहते हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जहाँ पे कंपनी ने काम ही नहीं किया था, ये तो पैसे उन्होंने निकाल लिए। तो सारा सिस्टम सोया हुआ था, ना जी ऑफिस को पता लगता है, ना डिपार्टमेंट जो है CNW को पता लगता है, ना फाइनेंस को, किसी को कानो कान खबर नहीं होती और 40 अरब निकल जाता है। तो अब ये जो कैसर इकबाल है, इसको अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियोस भी दी थी मीडिया पर कि इसके घर से बड़ी कीमती गाड़ियां मिली थी, इसके घर से ये जो होते हैं बड़े संदूक, उसके अंदर पैसे मिले थे, कोई 1 अरब के करीब रिकवरी हुई थी। अभी जो कैलकुलेशन हुई है कैसर इकबाल की, अगर सारी प्रॉपर्टी को इन्होंने उसका जो तयन किया है कीमत का और तमाम पैसों का, तो कोई 11 अरब के करीब बनते हैं। अच्छा, अब ये बिल्कुल आपने इस हवाले से इससे कबल भी इसी प्लेटफॉर्म से आपसे रब्ता किया था और इस पर आपने बताया था, लेकिन बताया जाता था कि 2018 से 2024 तक का ये मामला था। तो क्या किसी हेड क्लर्क से ऊपर पॉलिटिकल शख्सियात या सीनियर अफसरान उनकी मर्जी के बगैर ये सब कुछ क्या हो सकता था, और क्या उनका भी कोई नाम इसमें सामने आया, पता लगा कि किसका दस्ते शफकत था इन पर? एक आध MPA है, उसके भाई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसमें एक ये तरीका किया गया है कि ये सारे लोग जो थे फ्रंट मैन थे। अब पीछे जो लोग थे अभी तक वो सामने नहीं आए। अब जब तक ये लोग खुद ये इकरार नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके अकाउंट में गए थे ना उनको तो नैब ने पकड़ लिया। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने जाली कंपनी बनाई है उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद अगर उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है इन्हीं अकाउंट से उसको गिरफ्तार कर लिया गया, या जो लोग इसमें मुलविस थे दफातर में उनको तो अरेस्ट कर लिया गया। अब उसके बाद अगला मरहला ये था कि जिनके पास पैसे आए क्या वो पैसे फिर आगे मुंतकिल हुए। तो अगर आपको याद हो तो आजम स्वाति का नाम आया, इसी तरह वहाँ पे एक MPA उनके भाई को अरेस्ट किया गया, उन पर भी इल्ज़ाम था। तो अभी तक नैब मेरा ख्याल में तो यहाँ तो स्लो चल रही है और अभी तक किसी बड़े सियासी उस पर अभी तक किसी प्रोमिनेंट शख्सियत का नाम सामने नहीं आया। लेकिन अभी ये आपने खुद बताया 40 अरब का ये मामला था, 25 अरब अभी तक जो है वो रिकवर किए गए ये बताया जा रहा है, तो बाकी का क्या बना अभी तक? ये तकरीबन 25-26 अरब रुपया जो रिकवर हुआ था ना, रिकवरी सेंस में हुआ कि जो जायदाद थी इनके नाम पे उसको सील कर दिया गया, इनकी गाड़ियां ले ली गई, इनके जो अकाउंट्स थे उसमें से पैसे जब्त कर लिए गए। ये सारे मिला के 25-26 अरब था। और अगर ये प्ली बार्गेन कर लेते हैं तो क्या इनको ये सब चीजें वापस मिल जाएंगी, या वो अब इनसे ले ली गई हैं और वो उनकी नीलामी कर दी जाएगी? थोड़ा सा मैं कानूनी नुक्ता बताना चाह रहा था नाजरीन को कि जब आप किसी चीज को जब्त करते हैं ना, वो आर्जी जब्त होता है जब तक कि फाइनल डिसीजन अदालत दे दे कि हाँ ये जुर्म किया है और इसको सारा चीज जो है हुकूमत ले ले। तो उसके दरमियान जो प्रोसेस है केस का, वो केस चलेगा, 6 महीने चलता है, साल चलता है, 2 साल चलता है। उसके बाद ये डिसीजन होता है कि जी हाँ अब ये स्टेट की होगी और स्टेट इसको बेच के अपने
पैसे पूरे कर ले। अब इस दौरान नैब का ये है कि चूंकि नैब को साबित भी करना है कि जी ये बिल्कुल इसने ये 2 नंबरी पैसे कमाए हैं, तो एक पूरा प्रोसेस चलेगा ना अदालत के अंदर, तब अदालत आपको फाइनल डिग्री जारी करेगी। तो नैब का कहना ये है कि हम चाहते हैं कि वो प्रोसेस से पहले पहले अगर ये लोग एग्री करते हैं तो जिसने जितने पैसे वो किए हैं वो प्ली बार्गेन कर ले, पैसे दे दे। अब ये जो बंदा है इसने एक्चुअली तो इसके पास जो ऑफर इसकी है वो 11 अरब के करीब है जो इसके एसेट्स बनते हैं। नैब का ये है कि नहीं 11 अरब थोड़े हैं, तुमने ज्यादा पैसे जो है ना वो इसमें अपने करप्शन की है। तो ये अभी प्ली बार्गेन का एक सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अभी इसकी अप्रूवल होगी चूंकि यहाँ केपी में से जाएगा, फिर जाता तो एक्चुअली जो इनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड है मरकज में, चेयरमैन नैब उसकी सदारत करते हैं, तो वहां से इसको कंफर्म होना है। और ये जो 40 अरब है ये इसी के नाम से मंसूब थे या बाकी लोग भी इसके अंदर शामिल थे? और ये 14 अरब का जो आ रहा है प्ली बार्गेन ये इसी 40 के अगेंस्ट है ना? अगर ये 14 दे देता है तो अगर 25 अरब के वो असासे जो जब्त किए गए थे वो वापस हो जाएंगे? नहीं, वो 25 अरब इसके नहीं है सारे असासे। देखिए ना, ये तो CNW का क्लर्क था, एक नेशनल बैंक का कैशियर था, उसके पास भी अरबों के एसेट्स हैं उसके भी। इस तरह फिर जो AG ऑफिस के लोग मुलविस थे, इसी तरह फिर नेशनल बैंक के जो मैनेजर्स मुलविस थे इसमें, फिर डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस अफसर था जो अप्रूव करता था हर चेक को, जो हर दस्तखत जो होते थे वो बंदा करता था। तो मतलब एक बंदा नहीं था जिसको हम कहेंगे सिर्फ एक ही ये बंदा था और इसी से 25 अरब निकल आए। बहुत सारे लोगों को, फिर इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, मैंने एक वो भी किया था कि एक डंपर ड्राइवर है, उसके अकाउंट में 5 अरब रुपए गए हुए थे, तो उसने कोई टोटल ट्रांजैक्शन 8 अरब की थी। तो ये सबको मिला के अभी तक इनके पास कोई 26 अरब आए हुए थे। तो अब ये है कि हर बंदे से अलग अलग जाहिर है कि देखा जाएगा कि उसने कितनी करप्शन की है, उसके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं। तो जहां जहां पैसे गए हैं उस बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है। तो जाहिर एक मुश्किल मरला है, क्योंकि मुश्किल काम ऐसा है कि एक बंदे ने अगर पैसे उसके पास आ गए 10 अरब, उसने तो कर लिए फ्रॉड। अच्छा, अब ये फरमाइएगा, तकरीबन 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आपने 5-6 का बता भी दिया कि वो कैशियर था या दीगर लोग थे। तो क्या ये 27 के 27 ये भी ज़ेरे हिरासत हैं या इनमें से कुछ को रिहाई भी मिल गई है? नहीं, रिहाई नहीं हुई, क्योंकि आपको पता ही है कि अदालतों को तो ये केस चूंकि हाई प्रोफाइल हो गया था, मीडिया इसको फॉलो कर रहा है और मुसलसल उस पर गहरी नज़र है, तो अदालतों ने चूंकि शवाहिद थे कि ये लोग मुलविस हैं, तो फेक इन्होंने बात जो ठेकेदार थे उन्होंने फेक अपनी कंपनियां बनाई हुई थी और उनके फेक बिलिंग हुई थी, तो किसी को जमानत नहीं मिल सकी। इसमें अच्छी बात यह है कि केस काफ़ी मजबूत है और लोग जाहिर है कि देखना चाह रहे हैं कि ये इनसे रिकवरियां कब होती हैं। तो तमाम के तमाम लोग जो हैं, अब इसकी वाइफ है वो भी गिरफ्तार है इसमें, तो ये लोग अभी तक गिरफ्तार ही हैं, किसी को छोड़ा नहीं गया अभी तक। बहुत शुक्रिया। अरशद अजीज मलिक हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।